हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 11 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अद्विका काफ़ी थक गई थी, जिस वजह से वो सो गई थी। वहीं रुद्रवंश अद्विका के मासूम चेहरे को निहार रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिक मुक्ति को छोड़कर प्रथम के घर पहुंच जाता है। सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी अभिक की मोम ने कहा, बेटा तुम कहाँ गए थे? हम लोग तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो अभिक ने कहा, मोम मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए चला गया था। तभी आदि ने बीच में कूदते हुए कहा, ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया जिसके बारे में हमें पता नहीं? तो अभिक ने कहा, कुछ पर्सनल काम था मेरे भाई। तो आदि ने अभिक को घूरते हुए कहा, हम लोगों के अलावा आपको कोई पर्सनल लाइफ भी है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप सच सच बताइए, कहाँ गए थे आप? अभिक का मन आदि को पीटने का कर रहा था, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदि जानबूझकर वही सब पूछ रहा था। तभी प्रथम ने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर अभिक बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चला जाता है। तभी आदि ने खुद से कहा, ये मुझे इग्नोर करके चले गए, अभी इन्हें बताता हूँ। और फिर आदि भी प्रथम के रूम की तरफ चला जाता है। प्रथम ने रूम लॉक कर रखा था, क्योंकि उसे पता था आदि कभी भी टपक सकता था। और यही हुआ। आदि ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। आदि अभिक के रूम के बाहर खड़े होकर दरवाजा पीट रहा था, लेकिन अभिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी अभिक ने आदि के पास आकर कहा, ऐसे दरवाजा पीटने से कुछ नहीं होगा, वो दरवाजा खोलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो चलो मेरे साथ। तो आदि प्रथम के साथ वहां से चला जाता है। जब दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो जाती है, तब अभिक ने खुद से कहा, लगता है चला गया, चलो अब मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। और फिर अभिक वहां से वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अभिक वॉशरूम से बाहर आता तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने आदि, प्रथम और सार्थक बैठे हुए थे, जो गुस्से में उसे ही घूर रहे थे। तभी अभिक ने आदि से पूछा, तुम अंदर कैसे आए? तो आदि ने खड़े होते हुए कहा, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। ये बोलते हुए आदि खिड़की के पास जाकर रुक जाता है। तभी अभिक की नजर खिड़की पर जाती है, जो खुली हुई थी। अभिक ने खिड़की को देखकर हैरान होते हुए कहा, तो तुम सब खिड़की से आए हो? आदि ने अभिक से कहा, सब नहीं, केवल मैं। इन लोगों को तो मैंने दरवाजा खोलकर अंदर बुलाया है। वैसे ये सब छोड़िए, आप बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तो अभिक ने कहा, मैंने तुझे कब इग्नोर किया, जरा बताना। तो आदि ने कहा, अभी नीचे क्या था, मैंने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन आप मेरे सवाल का ठीक से जवाब दिए बिना ही चले आए और यहाँ आकर दरवाजा बंद कर लिया। ऊपर से खोल भी नहीं रहे थे। तो अभिक ने कहा, तो क्या करता, तू सीआईडी की तरह सवाल पूछ रहा था सबके सामने, जिनका जवाब मैं सबके सामने नहीं दे सकता था, इसीलिए चला आया। और दरवाजा इसीलिए बंद किया क्योंकि मुझे पता था तू मेरे पीछे आएगा और चिल्लाकर सबको यहाँ मेरे रूम में बुला लेगा, इसीलिए मैंने दरवाजा बंद किया था। तभी प्रथम ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो बता दे तू कहाँ था? प्रथम की बात सुनकर अभिक नई बेड पर बैठते हुए कहा, मैं मुक्ति के साथ था। अभी की बात सुनकर सबने हैरान होते हुए कहा, क्या मुक्ति के साथ? तभी सार्थक ने कहा, तू मुक्ति के साथ क्या कर रहा था? सार्थक की बात सुनकर अभिक उन्हें सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी मुक्ति के साथ हुआ। तभी आदि ने खुश होते हुए कहा, ओ, तो इसका मतलब मुझे मेरी तीसरी भाभी भी मिल गई। आदि की बात सुनकर अभिक ने कहा, सेटअप आदि, ऐसा कुछ नहीं है। तभी प्रथम ने अभिक से कहा, तो कैसा है, जरा हमें भी तो बता चले कि तेरे और मुक्ति के बीच कैसा है? तो अभिक ने बेड से खड़े होते हुए कहा, वो मेरी बस एक एम्प्लॉय है और कुछ नहीं, उसी वजह से मैंने उसकी हेल्प की है। तो सार्थक ने कहा, अच्छा ऐसे है तो हमारे ऑफिस में काफी सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और उन्हें प्रॉब्लम भी हुई है, लेकिन आज तक तूने उनमें से किसी की भी हेल्प की नहीं, तो मैं जान सकता हूँ क्यों? तो अभिक ने कहा, अरे मेरे सामने चोट लगी थी, इसीलिए मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, फिर वो सब कुछ हो गया। तभी प्रथम ने अभिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभिक मान या मान ना मान, लेकिन तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है और तू जितनी जल्दी इस बात को मान लेगा उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा।
प्रथम की बात सुनकर अभिक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सार्थक ने कहा, ऐसा ही है अभिक, वरना आज से पहले कभी तूने किसी लड़की की हेल्प तो दूर उसे देखा तक नहीं, लेकिन यहाँ हमेशा तुझे मुक्ति की फिक्र रहती है। एक बार तू शांत दिमाग से अपने दिल की सुन, तुझे जवाब मिल जाएगा। तभी आदि ने अभिक से कहा, और जब जवाब मिल जाए तो हमें भी बता देना। इतना बोलकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं अभिक बैठकर उनकी बातों के बारे में सोचने लगता है। अभिक के ख्यालों में इस वक्त सिर्फ मुक्ति ही थी, वो बस मुक्ति के बारे में ही सोच रहा था। इसी तरह सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी अभिक ने अचानक से खड़े होकर खुद से कहा, यश, आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अद्विका सो रही थी। रुद्र उसे प्यार से देखे जा रहा था। अद्विका को सोते हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे। कुछ देर बाद अद्विका की नींद खुल जाती है तो उसकी नज़र रुद्र के हैंडसम चेहरे पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। तभी रुद्र ने अद्विका के गाल को छूते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? तो अद्विका ने रुद्र को देखते हुए कहा, अच्छा लग रहा है। रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा चलो चलकर शावर ले लो, फिर कुछ खा लेना। रुद्र इस वक्त पूरा नेट खड़ा था, जिसे देखकर अद्विका शर्मा जाती है और अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, आप प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए। इस वक्त अद्विका के गाल गुलाबी थे, जिन्हें देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, क्या हुआ जान, तुम तो मुझे देखकर ऐसे शर्मा रही हो जैसे ये सब पहली बार देख रही हो। अब तो तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए मुझे ऐसे देखने की। तो अद्विका ने उसी तरह कहा, मुझे नहीं देखना, आप पहले कपड़े पहनिए। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाते हुए कहा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, और तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझे ऐसे देखकर अपना कंट्रोल खो दोगी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, समझे आप। तो रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम खुद को कंट्रोल कर सकती हो। वैसे तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। अद्विका ने रुद्र को खुद के ऊपर से हटाते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हो, हटिए मेरे ऊपर से। तो रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, बेशर्म तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए रुद्र की नज़र अद्विका की चेस्ट पर थी। अद्विका को गोरी चेस्ट पर बाइट मार्क बने हुए थे, जो रेड और हल्के नीले थे। तभी अद्विका रुद्र की नज़रों का पीछा करती है तो उसे और भी ज्यादा शर्म आ जाती है। वो जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। अद्विका की इस हरकत पर रुद्र ने कहा, इसे खुद को ब्लैंकेट से कवर करने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देख चुका हूँ, वो भी बहुत बार। मुझे तुम्हारी बॉडी के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, समझे। अब चलो साथ में शावर लेते हैं। फिर रुद्र अद्विका को उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। वो लोग साथ में शावर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों बाथरोब पहनकर बाहर आते हैं। फिर दोनों रेडी होकर नीचे चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही मेड थी, जिसे रुद्र ने कॉल करके पहले ही खाना बनाने के लिए बोल दिया था। वो मेड खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। रुद्र अद्विका के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, एक प्लेट में खाना निकालने लगता है। तभी अद्विका भी अपने लिए खाना निकालने लगती है। तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। और फिर रुद्र अपने हाथों से अद्विका को खाना खिलाने लगता है। कुछ देर बाद अद्विका ने कहा, मेरा हो गया, अब मुझे और नहीं खाना। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, अरे ऐसे कैसे हो गया, अभी तुमने खाया ही कितना है, और खाओ, क्योंकि तुम्हें रात के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। रुद्र की बात सुनकर अद्विका कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खाना खाने लगती है, क्योंकि उसे पता था रुद्र उसे वहां से जाने नहीं देगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर टेरेस पर चले जाते हैं। वहां से बाहर का व्यू काफी खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर अद्विका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रुद्र अद्विका को लेकर वहीं बने झूले पर लेकर बैठ जाता है। इस वाक्य अद्विका रुद्र की गोद में बैठी हुई थी और आसमान को देख रही थी। कुछ देर बाद अद्विका की आंखें भारी हो जाती है और धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। जब रुद्र को अद्विका की भारी सांसें महसूस होती है तो वो अद्विका के फेस को देखता है तो वो सो चुकी थी। तो रुद्र अद्विका को गोद में लेकर रूम में चला जाता है और जाकर अद्विका को अच्छे से बेड पर लिटा देता है और ब्लैंकेट से कवर करके वहां से स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अभिक का वेट कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद अभिक भी वहां आ जाता है। अभिक को देखकर किरण जी ने कहा, अभिक, क्या मैं जान सकती हूँ तुम सुबह किस जरूरी काम से गए थे? अभिक के हाथ को, जो अभी खाना खाने के लिए उठे ही थे, वो बीच में ही रुक जाते। तभी अभिक प्रथम की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रहा था। तभी अभिक प्रथम को कुछ इशारा करता है, लेकिन प्रथम तो बस अभिक को देखकर मुस्कुरा रहा था। अभिक समझ गया था कि प्रथम उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला।
तो प्रथम ने किरण जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ वो मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना था क्योंकि आज ही वो इंडिया से बाहर जा रहा था। तो प्रथम ने अभिक से कहा, अभिक कहीं ये वही क्लाइंट तो नहीं जिसे चोट लगी थी तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। प्रथम के ऐसे सवाल पूछने पर अभिक उसे घूरकर देखता है। अभिक को देखकर सार्थक, आदि और प्रथम को काफी हंसी आ रही थी। अभिक ने प्रथम को देखकर कहा, हाँ ये वही क्लाइंट है। तो किरण जी ने कहा, उसे चोट कैसे लगी? तो अभिक ने कहा, कुछ नहीं माँ, वो बस गिर गई थी। अभिक की बात सुनकर किरण जी ने कहा, गिर गई थी, इसका मतलब वो लड़की थी। अच्छा ये बता कैसी दिखती है, कौन है और कहाँ से है? तो अभिक ने कहा, माँ बस आप क्या करोगी उसके बारे में जानकर? तो प्रथम ने कहा, अरे आंटी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? आखिर उनका जवान बेटा जो लड़कियों से दूर रहता है वो एक लड़की के साथ था, तो आंटी का तो हक बनता है न जानने का। तो अभिक ने कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस उसकी हेल्प की और कुछ नहीं। फिर अभिक जल्दी से अपना खाना खाकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता था अगर वो ज़्यादा देर यहाँ रुका तो उसकी फैमिली और उसके दोस्त उसका जीना हराम कर देंगे। अभि को वहां से भागते देखकर प्रथम, आदि और सार्थक के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अद्विका की नींद लगभग रात के 1 बजे खुलती है। जब वो अपने बगल में देखती है तो रुद्र वहां नहीं था। रुद्र अभी तक आया नहीं था। रुद्र को वहां ना देखकर अद्विका उठकर बैठ जाती है। फिर अद्विका बेड से उठकर वॉशरूम चेक करती है लेकिन रुद्र वहां भी नहीं था। तो अद्विका रूम से बाहर जाकर देखती है लेकिन रुद्र उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर काफी अंधेरा भी था जिस वजह से अद्विका को डर भी लग रहा था। ऊपर से वो इस घर को अच्छे से जानती भी नहीं थी। अद्विका रुद्र को देख ही रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाने से अद्विका और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी कोई एकदम से अद्विका को कमर से पकड़ लेता है। एकदम से किसी के पकड़ने से अद्विका की चीख निकल जाती है। तभी किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, रिलैक्स जान, मैं हूँ। रुद्र की आवाज सुनकर अद्विका शांत हो जाती है। इस वक्त अद्विका की सांसें काफी तेज चल रही थी क्योंकि वो काफी घबरा गई थी जिस वजह से उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। तभी रुद्र अद्विका को पलटकर उसके फेस अपनी तरफ करता है। रुद्र ने अद्विका के फेस को अपने हाथों में भरकर कहा, क्या हुआ जान, तुम इतनी ज्यादा क्यों घबरा गई? तो अद्विका ने कहा, वो अंधेरा था और आप एकदम से आ गए, मुझे लगा कोई और है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हाथ लगाना तो दूर तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता, समझी? तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अच्छा चलो रूम में चलते हैं। तो अद्विका ने कहा, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम जाएंगे कैसे? तो रुद्र ने अद्विका को गोद में उठाकर कहा, दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ, मुझे यहाँ हर एक चीज के बारे में पता है, मैं यहाँ आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर बिठा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी बाहर एकदम से बिजली कड़कने की आवाज आती है। तो अद्विका रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र ने अद्विका से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, रिलैक्स, मैं यही हूँ। बाहर बारिश हो रही है इसीलिए बिजली कड़क रही है, शायद इसी वजह से लाइट चली गई है। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, आप प्लीज कहीं मत जाइए, आप यहीं बैठ जाइए, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं कैंडल लेकर जलाता हूँ तो उजाला हो जाएगा। और फिर रुद्र वहां से एक ड्रॉवर से कैंडल लेकर जलाने लगता है। कुछ ही देर में रुद्र के रूम के हर एक कोने में कैंडल जला दी थी। अब पूरे रूम में उजाला था। वहीं अद्विका को ठंड लग रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए अंदर हल्की सी ठंड भी थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास आकर कहा, क्या हुआ, ठंड लग रही है? तो अद्विका ने हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाकर उसके गाल पर अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, वैसे ठंड दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। तो अद्विका ने कहा, क्या? तो रुद्र ने अद्विका से दूर होकर कहा, रहने दो, तुम मानोगी नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो अद्विका ने कहा, अच्छा तो ये बताइए यहाँ ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं है क्या? तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई रहता ही नहीं है ना, इसीलिए यहाँ ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, तो आप ही बता दीजिए आपके पास क्या तरीका है। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, मैं जो कहूँगा वो करो, तुम्हारी ठंड भाग जाएगी। तो अद्विका ने कहा, बताइए क्या करना है। तो रुद्र ने कहा, अपने कपड़े उतारो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने हैरान होते हुए कहा, ये आप ठंड से बचने का तरीका बता रहे हैं या ठंड लगने का? तो रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, ठंड से बचने का ही तरीका बता रहा हूँ, एक बार उतारो तो। अच्छा चलो मैं कपड़े उतारता हूँ, तुम अपने कपड़े उतारो, या फिर मैं तुम्हारे उतारता हूँ, तुम मेरे उतारो। अब अद्विका को समझ आ जाता है कि रुद्र क्या करना चाहता है।
अद्विका ने मना करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठंड बर्दाश्त कर लूँगी। तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाकर कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मैं तुम्हारी ठंड दूर करके ही रहूँगा। आखिर पति का फ़र्ज़ होता है पत्नी की हर प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम भी मैं ही सॉल्व करूँगा। अब अद्विका को पता था कि रुद्र उसे किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अद्विका बेड पर पीछे की तरफ खिसक रही थी और रुद्र उसे करीब बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट पर आकर अद्विका रुक जाती है क्योंकि अब पीछे जाने के लिए जगह नहीं थी। तो रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी? इतना बोलकर रुद्र अद्विका के होठों पर झुक जाता है, खिसकाने लगता है। धीरे धीरे दोनों की बॉडी हीट अप होने लगती है। अब दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े हुए थे। कैंडल की रोशनी में अद्विका की बॉडी सोने की तरह चमक रही थी, जो रुद्र को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। अब पूरे कमरे में अद्विका की सिसकियां गूंज रही थी। लगभग 2 से 3 घंटे बाद रुद्र अद्विका से अलग होता है, फिर दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके लेट जाता है। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, अभी तो आपने मना किया था कि यहाँ ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो फिर ये ब्लैंकेट कहाँ से आया? तो रुद्र ने कहा, अगर मैं पहले तुम्हें ब्लैंकेट दे देता तो हमारे बीच जो हुआ वो कैसे होता? मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देता? रुद्र की बात सुनकर अद्विका चुपचाप लेट जाती है और रुद्र उसे बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह जब रुद्र की नींद खुलती है तो उसके सामने उसकी क्यूट वाइफ का फेस था, जिसे देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र उसी तरह अद्विका को बाहों में भरकर लेटा रहता है। तभी कुछ देर बाद अद्विका की नींद भी खुल जाती है। अद्विका अपनी आंखें खोलकर देखती है तो रुद्र उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अद्विका की नजर बाहर जाती है। बाहर हल्की सी धुंध थी और कल की बारिश की वजह से हल्की ठंड भी थी। अद्विका ने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे और ठंड की वजह से ब्लैंकेट से निकलने का उसका मन नहीं कर रहा था। तभी रुद्र ने कहा, क्या आज ऐसे ही लेटे रहने का इरादा है? उठोगी नहीं, हमें घर भी जाना है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, ठंड की वजह से उठने का मन नहीं कर रहा। तो रुद्र ने ब्लैंकेट से निकलते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ और तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। रुद्र कपबोर्ड से अपना एक स्वेटर निकालकर अद्विका को देता है और खुद कपड़े पहनकर कॉफ़ी बनाने चला जाता है। अद्विका रुद्र का दिया हुआ स्वेटर तो पहन लेती है। वो स्वेटर अद्विका के घुटनों तक आ रहा था और उसकी बाजू भी काफ़ी बड़ी थी। अद्विका उस स्वेटर में खो सी जाती है, वो उसमें काफ़ी क्यूट भी लग रही थी। कुछ देर बाद रुद्र कॉफ़ी लेकर आता है और एक कप अद्विका को दे देता है। दोनों वहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अभिक भी रेडी होकर मुक्ति से मिलने के लिए निकल जाता है। अभिक इतनी जल्दी घर से निकलता है कि किसी ने उसे नहीं देखा था। अगर उसके दोस्त उसे देख लेते तो वो उसे परेशान किए बिना नहीं मानते, खास तौर पर आदि। अभिक ने घर से बाहर जाने के बाद खुद से कहा, थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं, वरना आदि तो कितने सवाल पूछता। वहीं सुबह जब मुक्ति की नींद खुलती है तो आज उसके फेस पर अलग ही चमक थी। आज कितने दिनों बाद मुक्ति चैन से सोई थी। मुक्ति बेड से उठकर सीधा किचन में जाती है और अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। मुक्ति ने अभी की शर्ट पहनी हुई थी तो उसके थाई तक आ रही थी, क्योंकि कल रात उसके कपड़े गलती से भीग गए थे और वहाँ उसे अभी की शर्ट के अलावा और कुछ पहनने को नहीं मिला था। मुक्ति कॉफ़ी बनाकर बालकनी में चली जाती है। वहीं अभिक पहले शॉपिंग पर जाता है। वो पहले मुक्ति के लिए उसकी ज़रूरत का सामान खरीदता है, फिर वहाँ से अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। अभिक के पास फ्लैट की चाबी थी तो उसने डोरबेल नहीं बजाई थी। वो सीधा डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। वहीं मुक्ति आराम से बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। अभिक लाया हुआ सामान वहीं हॉल में रख देता है और रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में जाकर देखता है मुक्ति वहाँ नहीं थी, तो वो वहाँ से निकलकर किचन की तरफ चला जाता है। अभी किचन में जा रहा था तभी गलती से उसका हाथ टेबल पर रखे फ्लावर पॉट पर लगता है तो वो पॉट गिरकर टूट जाता है। पॉट गिरने की आवाज़ से मुक्ति चौंक जाती है। मुक्ति को लगता है घर में कोई चोर घुस आया है, तो वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और इधर-उधर देखती है तो उसकी नज़र वहाँ रखे डंडे पर जाती है। तो मुक्ति वो डंडा उठाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ जाती है। मुक्ति अपने हाथ में डंडा उठाकर धीरे से आगे बढ़ जाती है। वहीं अभी किचन में भी मुक्ति को देखकर वापस आ जाता है। अब वो अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देता है। मुक्ति जब कदमों की आहट अपनी तरफ आती सुनती है तो वो वहीं कर्टन के पीछे छुप जाती है। अभी का फेस दूसरी तरफ था, इसीलिए मुक्ति ने उसे देख नहीं पाया था। तभी अभी एकदम से पलट जाता है। जैसे ही अभी पलटता है वैसे ही मुक्ति ने उसके सर पर डंडा मार देती है। अभी को ऐसे अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी, जिसे वो संभल नहीं पाया। डंडा पड़ते ही अभी ने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से में सामने देखा, जहाँ मुक्ति डरी सहमी उसे ही देख रही थी। अभी को डंडा लगने के बाद मुक्ति ने अभी का फेस देखा। अब वो डर की वजह से एक जगह भूत बनी खड़ी हुई थी। जब अभी की नज़र मुक्ति के डरे हुए चेहरे पर गई तो उसका गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाता है।
फिर अभिक ने मुक्ति से कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। अभी की बात सुनकर मुक्ति ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। तो अभिक ने मुक्ति से कहा, तुम्हें सच में लगा यहाँ कोई चोर आ सकता है? ये मेरा घर है, यहाँ आने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं और तुम बोल रही हो कि तुम्हें लगा कि चोर घुस आया है। तो मुक्ति ने कहा, आई एम सॉरी, गलती से हो गया। आप यहाँ बैठिए और मुझे बताइए फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, मैं आपकी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। मुक्ति के बोलने पर अभिक वहीं बैठ जाता है और उसे एक तरफ इशारा कर देता है, तो मुक्ति उसी तरफ चली जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। मुक्ति को अभी भी ये होश नहीं था कि अभी उसने पहना क्या है। वहीं जब मुक्ति अभिक की तरफ आ रही थी तभी अभिक की नज़र मुक्ति पर जाती है। मुक्ति को देखकर अभिक की तो सांसें ही अटक जाती है, क्योंकि मुक्ति लग ही रही थी इतनी हॉट। खुले बाल थाई तक आती अभिक की ब्लैक शर्ट, ऊपर से उसके 2 बटन खुले हुए। मुक्ति को देखकर अभिक तो पलकें झपकाना ही भूल गया था। तभी मुक्ति ने अभिक के पास आते हुए कहा, हाथ हटाइए, मैं आपकी चोट को साफ करके उस पर दवाई लगा देती हूँ। तो अभिक ने अपना हाथ हटा लेता है। मुक्ति चोट को साफ करके उस पर बैंडेड लगा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हो गया। जब मुक्ति अभिक को चोट साफ कर रही थी तब अभिक गौर से उसके फेस को ही देख रहा था। तभी मुक्ति ने खड़े होकर कहा, अब आप ये बताइए, आप अंदर कैसे आए? अभिक को तो जैसे मुक्ति की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो बस मुक्ति को ही देखे जा रहा था। अभिक के ऐसे खुद को देखने पर मुक्ति को याद आता है कि उसने अभी क्या पहन रखा है, और वहीं अभिक की नज़रें खुद पर महसूस करके उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। अब वो शर्ट को नीचे खींच रही थी, ये बात अभिक नोटिस कर लेता है, तो वो अपनी नज़रें मुक्ति से हटा लेता है। अभिक ने खड़े होकर हॉल में रखे सोफे से वो बैग उठाकर मुक्ति को देते हुए कहा, ये लो, इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सामान है और तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। अभिक के हाथ से वो बैग लेकर मुक्ति बिना वक्त गवाए वहाँ से भाग जाती है। इस वक्त मुक्ति का दिल भी नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड में धड़क रहा था। मुक्ति अभिक के हाथ से बैग लेकर तुरंत वहां से भाग जाती है। मुक्ति को इसे भागते देखकर अभिक के फेस पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद मुक्ति चेंज करके आ जाती है। तभी मुक्ति ने अभिक के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी सर, वो मैंने आपको देखा नहीं था, गलती से मार दिया। मुक्ति की बात सुनकर अभिक ने थोड़े गुस्से में कहा, गलती की है तो सजा भी मिलेगी। अभिक को गुस्से में देखकर मुक्ति डर जाती है। फिर उसने डरते हुए ही कहा, सर आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तो अभिक ने कहा, ठीक है, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। अभिक की बात सुनकर मुक्ति उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद अभिक उसे कोई बड़ी सजा देगा, लेकिन वो तो उसे कॉफ़ी बनाने के लिए बोल रहा है। तभी अभिक ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, कॉफ़ी बनाने के लिए बोला है, घर से नहीं निकाल रहा हूँ। अब जब तुमने सिर दर्द दिया है तो उसे कम करने के लिए 1 कप कॉफ़ी तो पिला ही सकती हो। अभी की बात सुनकर मुक्ति ने कहा, जी सर, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर मुक्ति किचन में चली जाती है। वहीं अग्निहोत्री मेंशन में सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी आदि ने वहां आकर कहा, किसी ने अभिक भाई को देखा क्या? आदि की बात सुनकर किरण जी ने कहा, वो अपने रूम में होगा। तो आदि ने कहा, यही तो बात है आंटी, वो अपने रूम में नहीं है, पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। तभी प्रथम ने आदि से कहा, आदि तू अभिक को क्यों ढूंढ रहा है, तुझे उससे क्या काम है? तो आदि ने कहा, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। तो प्रथम ने कहा, वो अभी बाहर गया है, जब आ जाएगा तब बात कर लेना। प्रथम को पता था कि अभिक कहाँ गया होगा, इसीलिए वो आदि का ध्यान भटकाने के लिए ये सब बोल रहा था। प्रथम की बात सुनकर आदि ने मुंह लटकाकर कहा, आजकल पता नहीं सबको क्या हो गया है, बिना बताए बाहर चले जाते हैं। कल भाई भाभी को लेकर बिना बताए चले गए, उन्होंने बताया भी नहीं कि वो भाभी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। भाभी के बिना मैं कितना बोर हो रहा हूँ, एक वही तो है जिनके साथ मैं बोर नहीं होता, लेकिन कल से वो भी नहीं है। आदि की बात सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी प्रथम ने आदि से कहा, सीधा सीधा बोलना कि तू अद्विका के साथ मिलकर शैतानी नहीं कर पा रहा। तभी दरवाजे से रुद्र की आवाज आती है, कौन शैतानी नहीं कर पा रहा है? रुद्र की आवाज सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां रुद्र और अद्विका दोनों खड़े थे। उन दोनों को देखकर आदि के फेस पर स्माइल आ जाती है, खासकर अद्विका को देखकर। आदि भागकर जाकर अद्विका के गले लग जाता है। फिर आदि ने अद्विका से अलग होकर कहा, भाभी आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, आपके अलावा इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। तो रुद्र ने कहा, तो तुम भी थोड़ा काम कर लो, जिससे तुम भी बिजी रहने लगोगे और दूसरों को परेशान नहीं करोगे। तो आदि ने रुद्र से कहा, भाई आप कहना क्या चाहते हैं, मैं दूसरों को परेशान करता हूँ? फिर आदि ने अद्विका को देखकर कहा, भाभी आप ही बताइए, क्या मैं आपको कभी परेशान किया है?
आदि की बात सुनकर अद्विका नाम में सिर हिला देती है तो रुद्र ने कहा, वो तो ना बोलेगी ही क्योंकि तुम दोनों मिलकर दूसरों को परेशान करते हो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका रुद्र को घूरकर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती। तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम आज हमें ऑफिस जाना है क्योंकि हमारी एक मीटिंग है। रुद्र की बात सुनकर शिल्पा जी ने कहा, लेकिन रुद्र, मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोगों में से शादी तक कोई ऑफिस नहीं जाएगा, जो भी काम है घर से करना। तो रुद्र ने कहा, हाँ आंटी, लेकिन आज एक जरूरी मीटिंग है, आज ही जाना है, इसके बाद शादी के बाद ही जाएंगे। तभी रुद्र ने कहा, ये अभी कहाँ है? तो आदि ने कहा, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सुबह सबके उठने से पहले ही गायब हो गए, कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। तो प्रथम ने कहा, हमें उसे कॉल कर लेंगे, पहले चल ब्रेकफास्ट करते हैं फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। फिर वो लोग सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति ने कॉफी बनाकर अभिक को दे दी थी। अभिक वहीं सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहा था और मुक्ति उसके सामने खड़ी थी। तभी अभिक ने मुक्ति से कहा, खड़े होने का व्रत लिया है? अभिक की बात सुनकर मुक्ति ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जी। तो अभिक ने कहा, बैठ जाओ, ऐसे कब तक खड़ी रहोगी? अभिक की बात सुनकर मुक्ति बैठ जाती है। अभिक की नजरें मुक्ति पर थी, वो मुक्ति को काफी गौर से देख रहा था। तभी अभिक का फोन रिंग करता है तो वो अपना फोन देखता है, उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्र का नाम देखकर अभिक कॉल पिक कर लेता है। तभी उधर से रुद्र ने कहा, कहाँ है तू? जहाँ कहीं भी है, अगले आधे घंटे में ऑफिस पहुँच। तो अभिक ने कहा, ठीक है। इतना बोलकर अभिक कॉल कट कर देता है। तभी अभिक ने मुक्ति से कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है, ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ ही ऑफिस चल रही हो। तो मुक्ति ने कहा, सर मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। तो अभिक ने कहा, तुम क्या मेरे सिर पर बैठकर जाओगी? तो मुक्ति ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जी। तो अभिक ने कहा, गाड़ी में ही बैठकर तो जाओगी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम भी वहाँ जाओगी, तो जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। अभिक की बात सुनकर मुक्ति वहाँ से रेडी होने चली जाती है और कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मुक्ति अभिक के साथ आ तो गई थी लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि अगर किसी ने उसे अभिक के साथ देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। अभिक जैसे ही गाड़ी रोकता है, मुक्ति बिना एक पल गवाए गाड़ी से बाहर निकल जाती है और वहाँ से जल्दी से अंदर चली जाती है। अभिक तो बस मुक्ति को देखता ही रह गया था, फिर वो भी गाड़ी से निकलकर अंदर चला जाता है। अभिक सीधा मीटिंग रूम में जाता है, बाकी सब लोग भी वहीं मौजूद थे। अभिक के आने के बाद कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं, सिर्फ रुद्र और उसके दोस्तों को छोड़कर। तभी रुद्र ने अभिक से कहा, अभिक कहाँ थे तुम? रुद्र का सवाल सुनकर अभिक एक पल के लिए कुछ सोचने लगता है। तो रुद्र ने कहा, क्या हुआ अभिक? मैंने इतना भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा जो तुम इतना सोच रहे हो। तो अभिक ने कहा, वो मैं अपने फ्लैट पर था। वहीं बाकी लोगों को भी अभिक की हालत पर हंसी आ रही थी। तभी रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी आदि ने कहा, भाई आपको पता नहीं है, कल से अभिक भाई कुछ ज़्यादा ही बिजी है, घर लेट आ रहे हैं और सुबह ऐसे गायब हो गए थे जैसे मिस्टर इंडिया हो। आदि की बात सुनकर अभिक ने उसे घूर रहा था। तभी प्रथम ने कहा, आदि बस कर, बेचारे को नया नया प्यार हुआ है और है कि उसके तू पीछे पड़ा है सीआईडी बनकर। तो अभिक ने कहा, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो सार्थक ने कहा, अच्छा ये बता, मुक्ति तेरे फ्लैट पर क्या कर रही है? अभी वो तेरे साथ क्यों आई? तो अभिक ने कहा, यार मैंने पहले भी कहा था कि वो प्रॉब्लम में थी, मैं उसकी हेल्प की है बस, और कुछ नहीं है। तो प्रथम ने कहा, अच्छा अगर तेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है तो तू उसे अपने फ्लैट पर क्यों लेकर गया? उसके रहने की अरेंजमेंट कहीं और भी तो कर सकता था। आज से पहले तो तू किसी लड़की को अपने फ्लैट पर लेकर नहीं गया। वो लोग बात कर रहे थे तभी प्रथम का फोन रिंग करता है तो वो अपना फोन उठाकर देखता है, उस पर प्राची का नाम फ्लैश हो रहा था। प्राची का नाम देखकर प्रथम के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी प्रथम ने कॉल उठाकर कहा, क्या हुआ मैडम को मेरी याद कैसे आ गई? आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है क्या? प्रथम की बात सुनकर प्राची ने चिढ़ते हुए कहा, सूरज तो अपनी जगह से ही निकला है, मैंने तो इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। तो प्रथम ने कहा, बोलो क्या चाहिए? तो प्राची ने कहा, तुम अभी यहाँ रिसेप्शन के पास आ जाओ, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने कहा, तुम ऑफिस में हो, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। और फिर प्रथम जल्दी से रिसेप्शन के पास चला जाता है। प्राची रिसेप्शन के पास ही बैठी थी क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर नहीं जाने दिया था। प्राची को देखकर प्रथम ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी केबिन में भी जा सकती थी। प्रथम की बात सुनकर उसने रिसेप्शनिस्ट को देखकर कहा, मैं तो जाना चाहती थी लेकिन इन मोहतरमा ने मुझे जाने नहीं दिया।
और मुझे यहीं वेट करना पड़ा। प्राची की बात सुनकर प्रथम रिसेप्शनिस्ट को गुस्से में देखता है और प्राची को लेकर अपने केबिन में चला जाता है। प्रथम प्राची को लेकर अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में पहुंचने के बाद प्रथम ने प्राची से कहा, बोलो क्या फेवर चाहिए तुम्हें मुझसे। तो प्राची ने कहा, वो आज रात मेरी एक दोस्त का बर्थडे है और मुझे वहाँ जाना है, लेकिन माँ और पापा मानेंगे नहीं, तो तुम उनसे ये बोल दो कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में गए हो। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने चेयर पर बैठते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली से झूठ बोलूं, लेकिन सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने कहा, बस इतना ही हो गया तुम्हारा? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अब क्या हुआ, हवा निकल गई? तो प्रथम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता, समझे तुम? तो प्राची ने कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रही, बस अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तो प्रथम ने कहा, हाँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तो प्राची ने कहा, तो क्या तुम मेरे पीछे पीछे आओगे? तो प्रथम ने कहा, जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगा। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, तुम्हारे फेवर की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो आना ही बेवकूफ़ी थी, मैं कुछ और सोच लूंगी। इतना बोलकर प्राची गुस्से में वहां से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद प्रथम ने खुद से कहा, पता नहीं अब ये क्या करेगी। वहां प्राची जा ही रही थी, तभी वो रास्ते में आदि से टकरा जाती है। प्राची को वहां देखकर आदि ने खुश होते हुए कहा, अरे प्राची। फिर आदि ने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब भाभी आप यहाँ? तो प्राची ने कहा, हाँ, वो मुझे प्रथम से कुछ काम था। तो आदि ने कहा, अब आप यहाँ आ ही गई है तो चलिए साथ में कॉफी पीते हैं। तो प्राची ने मना करते हुए कहा, नहीं आदि, मुझे कुछ काम है, हम फिर कभी कॉफी पियेंगे। तो आदि ने प्राची को अपने साथ ले जाते हुए कहा, अरे भाभी चलिए ना, काम भी हो जाएगा। तो फिर आदि प्राची को लेकर कैंटीन में चला जाता है। प्राची आदि के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी, तभी आदि ने प्राची को देखकर कहा, क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान नजर आ रही है? तो प्राची ने कहा, कुछ नहीं आदि, वो मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और माँ पापा जाने की इजाज़त नहीं देंगे, बस इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ। प्राची की बात सुनकर आदि ने खुश होते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आपकी प्रॉब्लम तो मैं यूँ सॉल्व कर दूंगा। तो प्राची ने कहा, वो कैसे? तो आदि ने कहा, अरे मैं आपके घर पर कॉल करके बोल देता हूँ, आज भाभी के साथ रुकने वाली है, वो लोग मान जाएंगे। आदि की बात सुनकर प्राची खुश हो जाती है। प्राची को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तभी आदि प्राची के घर पर कॉल करके बोल देता है कि आज रात प्राची अद्विका के साथ रुकेगी। प्राची के घर वाले मान जाते हैं। तभी कॉल कटने के बाद आदि ने खुश होते हुए कहा, ये लीजिए, हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आदि की बात सुनकर प्राची खुश हो जाती है और आदि को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू आदि, तुम सच में एक अच्छे देवर हो। तो आदि ने कहा, हाँ, वो तो मैं हूँ। कुछ देर बाद आदि से बात करने के बाद प्राची वहां से चली जाती है। वहीं आदि भी वहां से अपनी केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो लोग अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाते हैं। सब लोग वहीं हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। उन लोगों के साथ अभिक नहीं आया था क्योंकि वो मुक्ति को छोड़ने गया था। उन लोगों को देखकर किरण जी ने कहा, रुद्र अभिक नहीं आया? तो आदि ने बीच में ही कहा, अरे आंटी, आजकल अभिक भाई को कुछ ज्यादा ही काम है, वो कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं, अभी भी वो किसी जरूरी काम से गए हुए हैं। आदि की बात सुनकर प्रथम ने कहा, आंटी अभिक आ जाएगा, वो एक मीटिंग के लिए गया है। और फिर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अद्विका अपने रूम में बैठकर पेंटिंग कर रही थी। तभी रुद्र पीछे से जाकर अद्विका को हक कर लेता है। तभी अद्विका ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे वरना आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। इतना बोलकर अद्विका पलट जाती है। अद्विका के पलटने से उसके हाथ में पकड़े हुए ब्रश से रुद्र के कपड़ों पर कलर लग जाता है, जिसे देखकर अद्विका रोनी सी शक्ल बना लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रुद्र उस पर गुस्सा करेगा। तभी अद्विका मासूमियत से बोली, मैंने कहा था ना, छोड़िए मुझे वरना आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए आपके कपड़े खराब हो गए, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपने ही मेरी बात नहीं मानी थी। तो रुद्र ने अद्विका को कमर से पकड़ते हुए कहा, गलती मेरी कैसी हो गई, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा था, अब इस बात का ध्यान तो तुम्हें ही रखना चाहिए था, तुम पलटी क्यों? अब अद्विका के पास रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी रुद्र ने कहा, अच्छा, अब जब गलती की है तो सजा भी मिलेगी, तो सजा के लिए रेडी हो जाओ। तो अद्विका ने कहा, क्या रेडी हो जाऊं सजा के लिए? आप हमेशा सजा के बहाने मुझे किस करते हो, मुझे नहीं मंजूर है आपकी कोई सजा।
गलती की है तो सुधार लूँगी, लेकिन सज़ा मंज़ूर नहीं करूँगी। तो रुद्र ने कहा, ओह! तो मेरी बीवी को मुझसे ये शिकायत है कि मैं उसे सज़ा देने के लिए किस करता हूँ, कुछ और नहीं। तो चलो आज तुम्हारी सज़ा के लिए कुछ नया करते हैं। तो अद्विका ने मना करते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। मैं ये शर्ट धो दूँगी जिससे कलर निकल जाएगा। तो रुद्र ने कहा, अब तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो आज रात को अपनी सज़ा के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर रुद्र अद्विका को छोड़कर वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। वहीं प्राची अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जो एक क्लब में रखी गई थी। प्राची अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। वहीं कुछ दूर पर कुछ लड़के खड़े थे, जिनमें से एक लड़का कब से प्राची को घूरे जा रहा था, क्योंकि प्राची इस वक्त काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, लगता है तुझे वो पसंद आ गई है। वैसे है तो वो एकदम माल, जिसे देखकर कोई भी मर मिटे। वैसे तू कहे तो आज रात उसके साथ मजे कर सकते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तू उसे जाकर बोलेगा वो तेरी बात मान लेगी। उस लड़के ने कहा, अरे रोहित, तुझे ये किसने कह दिया कि मैं उससे जाकर कहूँगा, वो खुद हमारे साथ जाएगी। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से एक वेटर के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदि, रुद्र, अद्विका और बाकी सब हॉल में बैठे हुए थे। वहाँ कोई बड़ा नहीं था। वहीं आदि और अद्विका अपने में ही बिजी थे। तभी अभिक ने अद्विका से कहा, अद्विका, कल से तुम कॉलेज जा रही हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? अभिक की बात सुनकर अद्विका ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है अभिक भाई, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तभी आदि ने कहा, भाभी, आपको ये खुशी इसी तरह रहेगी। और हाँ, कल मैं आपको कॉलेज छोड़ने जाऊँगा, और अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। जैसे मैंने प्राची भाभी की प्रॉब्लम सॉल्व की, वैसे मैं आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। आदि की बात सुनकर अद्विका मुस्कुरा देती है। तभी प्रथम ने आदि से कहा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की तुमने प्राची की, और तुम प्राची से कब मिले? तो आदि ने खुश होते हुए कहा, अरे प्रथम भाई, वो आज जब भाभी ऑफिस गई थी तब मैं उनसे मिला था, और उन्हें अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन उनके पेरेंट्स जाने के लिए मानते नहीं, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। मैंने उनके पेरेंट्स को मना लिया और वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे में चली गई। आदि की बात सुनकर प्रथम ने सीरियस होते हुए कहा, और तुमने कैसे मनाया प्राची के पेरेंट्स को? तो आदि ने खुश होते हुए कहा, मैंने उनकी माँ को कॉल करके बोल दिया था कि आज रात को यहाँ अद्विका भाभी के साथ रुकने वाली है, तो उनके पेरेंट्स मान गए। आदि की बात सुनकर प्रथम ने एकदम खड़े होते हुए कहा, क्या तुमने उनकी फैमिली से झूठ बोला? तो आदि ने कहा, भाई, उन्हें अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो बस मैंने उनकी हेल्प की। तो प्रथम ने कहा, आदि, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी रात को वो अकेले बाहर गई है, वो भी घरवालों से झूठ बोलकर। अगर उसे कुछ हो गया, तुम ये बताओ, तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? तो आदि एक क्लब का नाम बता देता है। क्लब का नाम सुनकर प्रथम वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसने एक पल की भी देरी नहीं की थी। प्रथम के जाने के बाद रुद्र ने आदि को डांटते हुए कहा, आदि, तुम अब बच्चे नहीं हो जो ऐसी ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुमने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा कि इतनी रात को प्राची को अकेले जाना सेफ नहीं है? रुद्र की बात सुनकर आदि ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी भाई, मैंने तो बस भाभी की खुशी के लिए ये सब किया, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का एक वेटर को कुछ समझाकर प्राची के पास भेज देता है। प्राची बिना कुछ सोचे समझे एक ड्रिंक उठाकर पी लेती है। ये देखकर उन लड़कों के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं प्राची को कुछ अजीब फील होने लगता है। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि प्राची समझ जाती है कि उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया है। ये सोचकर ही प्राची के हाथ पैर कांप जाते हैं। अब प्राची को डर लगने लगा था कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। अब प्राची जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। प्राची वहाँ जल्दी से बाहर जाने लगती है। तभी उनमें से एक लड़का आकर प्राची के सामने खड़ा हो जाता है। उस लड़के को देखकर प्राची ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम, और ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैंने कोई बदतमीजी कहाँ की है जो आप इतना भड़क रही हैं, मैं तो बस आपकी हेल्प करने आया था। तो प्राची ने उस लड़के से कहा, मुझे तुम्हारी या फिर किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं, समझे? अब हटो मेरे सामने से और जाने दो मुझे। प्राची को नशा चढ़ने लगा था। उसकी आंखें भी बार बार बंद हो रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर प्राची उस लड़के को साइड करके आगे बढ़ जाती है। प्राची के बाहर जाते ही वो लड़के भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब प्राची को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन मन में एक डर भी था, क्या उसे यहाँ कोई सेफ जगह मिलेगी भी या नहीं। यही सब सोचते हुए वो क्लब से बाहर आ जाती है। अब प्राची के कदम भी लड़खड़ाने लगे थे।
तभी वो लड़के आकर प्राची के सामने खड़े हो जाते हैं। वो लड़के प्राची को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के ने आगे आकर कहा, कहाँ जा रही हो जाने मन, चलो हम छोड़ देते हैं। इतना बोलकर वो प्राची का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं प्राची उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब प्राची की आंखें नम हो चुकी थी क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अब उन लड़कों से उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो उन लोगों से छुपने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो लड़का प्राची को खींचकर गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। इससे पहले वो गाड़ी तक पहुंचता, उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसे वो एक झटके में प्राची का हाथ छोड़ देता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वो पंच इतना खतरनाक था कि उस लड़के का पूरा जबड़ा हिल गया था। वहीं जब प्राची सामने देखती है तो वो भागकर जाकर उस शख्स के गले लग जाती है। वो कोई और नहीं, प्रथम था। प्रथम गुस्से में खड़ा उन लोगों को घूर रहा था। जैसे ही प्राची प्रथम के गले लगी, वैसे ही उसके गुस्से से लाल आंखें नॉर्मल हो जाती है। आज पहली बार प्राची ने खुद से प्रथम को गले लगाया था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।